हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 10th क्लासों की परीक्षाओं के उद्देश्य से आज लेके आए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये दिया गया है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एक सिद्धांत का वर्णन है। इस क्वेश्चन से परमानेंट लड़ेगा क्वेश्चन, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, नस्ते-नाबूद 10 क्लास पास करने के लिए है। कार्ल मार्क्स के जीवन का एक सिद्धांत का वर्णन करें। अब सिद्धांत का वर्णन किस तरीके का है आप कर सकते हैं। दिया गया है इसमें कि उत्तर कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन में राइन प्रांत 5 मई 1818 में राइन प्रांत के ट्रियन नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरी मार्क्स, उनके पिताजी का नाम हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे और जिन्होंने बाद में चलकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ईसाई धर्म को अपनाया। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित हुए। अति आवश्यक महत्वपूर्ण है, पूछता है कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों के महत्वपूर्ण थे, तो कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल सकती है एग्जामों में। मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। वे दोनों अच्छे मित्र बने और यह मित्रता जीवन भर साथ रही। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशन किया, जिसके अनुसार समाज का जनक कहा जाता है। समाज का जनक कहा गया। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपनी आर्थिक एवं सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल, जो कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मार्क्स की पुस्तक के नाम क्या है, जो कि दास कैपिटल पुस्तक है इनकी। दास कैपिटल, यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसकी लिखी गई है, तो यह पुस्तक लिखी गई है मार्क्स के द्वारा रचना की गई है और जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। यह अति आवश्यक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आगे देखते हैं मार्क्स के सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, और दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, चौथा है इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, और पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की व्यवस्था। उसके बाद मार्क्स के विचार में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यवर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग के बीच जो संघर्ष है, उसमें निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग ही विजय होगी और एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्सवाद का आदर्श एक वर्गहीन समाज की स्थापना है और जिसमें व्यक्ति के हित और सामाजिक के हित में कोई अंतर नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 है ये। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति निक्सन का हिंद चीन के संबंध में 5 सूत्री एसोसिएशन योजना क्या थी, इसके प्रभावों का वर्णन करें। तो 5 सूत्री के बारे में वर्णन करना है। उत्तर है कि राष्ट्रपति निक्सन का हिंद चीन से संबंध में 5 सूत्री योजना निम्नलिखित थे। पहला है हिंद चीन को भी सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान रहे। दूसरा है युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करें। तीसरा है उस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। और चौथा है युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। उसके बाद अगला बोल रहा है युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए, परंतु उनके शांति प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने पुनः बमबारी शुरू कर दी। 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम से समझौता हो गया, और परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद देखते हैं इस बारे में इतने बम गिराए गए जिसकी कुल हिंद चीन तोखीन जैसे होने पर उन्हीं को कि प्रथम पात ज़्यादा होती
1914 ईस्वी में जिसका प्रथम प्रथम विश्व युद्ध होती या आंदोलन चला, गुटों को एक पार्टी की स्थान 1930 में दूरो बिंदुआ शक्ति होशियामा में गिराए गए, परंतु प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी डटे रहे, वियतनामी लड़ते रहे। 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से पूछता है क्वेश्चन में कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 ईस्वी में से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणीय भूमिका रही। गांधी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। पूछा जाता है कि गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया, मतलब सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे, तो ये चंपारण में किए। चंपारण में गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया, अंततः सफल रहा। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां एवं रॉयट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 21। क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ। 1920 से 21 असहयोग आंदोलन 1920 से 21 में सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी और द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान और अंत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ। 1919 से 1947 ईस्वी तक यह स्वतंत्रता प्राप्त तक भारत की राजनीति इस प्रकार गांधी जी ने छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस काल को गांधी युग नाम दे दिया। उसके बाद देखते हैं अगला कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, जिसमें स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े सभी जुड़ गए आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने अपनी एकता की शक्ति को पहचाना। गांधी जी ने ही साधारण लोगों में नए उत्साह का संचार भी किया और उसमें आत्मबल पैदा किया। लोगों ने उन्हें नेतृत्व में रहकर कुर्बानी और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा और अपने देश के स्वतंत्र कराने की सफलता अर्जित की। अहिंसा की नीति अपनाए गांधी जी ने शांतिपूर्ण ढंग से शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। राष्ट्रीय जन आंदोलन में असहयोग, अवज्ञा, सत्याग्रह, बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन मतलब विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। हथियारों का प्रयोग नहीं किया, शांतिपूर्ण हथियारों का प्रयोग किया। गांधी जी एक अहिंसक पुजारी थे जिन्होंने शांत भी रहकर हथियारों का प्रयोग किया। गांधी जी ने हरिजनों को पूर्ण सम्मान दिलाया और सदियों से उनके साथ होने वाले अन्याय को दूर किया। प्रश्न है 4। एक औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई शहर के विकास की समीक्षा करें। जो मुंबई शहर है, यह औपनिवेशिक शहर के विकास में समीक्षा करना है। उत्तर में है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई का विस्तार तीव्र से हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई का विस्तार तेजी से हुआ। शुरुआत में मुंबई 7 टापुओं का इलाका था। मुंबई को 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़े दिए गए और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम
जैसे कच्चे माल बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी मुंबई में बसे। कपड़ा मिल कपड़ा मिल खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए, यानी आकर्षित हुए। मुंबई एक धनी आबादी वाला शहर है। मुंबई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 वर्ग गज था और 1872 ईस्वी में प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। 1872 ईस्वी में प्रत्येक मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। मुंबई में नगर योजना का काम प्लेग की महामारी से डर से किया गया। 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई, इम्प्रूव ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1918 ईस्वी में मुंबई के मकानों में महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया। महंगे मकानों का किराया पारित किया गया 1918 ईस्वी में किया गया पारित। जमीन की कमी के कारण, अब जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर जमीन की तो कमी होगी। जमीन की कमी के कारण भी शहर के विस्तार में मुंबई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लागू किया गया। इस दिशा में सबसे पहली यह परियोजना 1784 ईस्वी में शुरू की गई। मुंबई के गवर्नर विलियम्स हार्बर ने इस समय विशाल तटीय दीवार को प्रस्ताव पर मंजूरी दी ताकि शहर के निचले इलाके समुद्री के पानी की चपेट में आने से बचे। एक सफल भूमि विकास परियोजना मुंबई पोर्ट एक्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच में एक सूखी गोदी का निर्माण किया। सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बलाड एस्टेट बना डाला। और इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। शहर के आंत विरोध के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करता है जो स्वतंत्र और नए अवसर की तलाश करते हैं, जिससे इन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। और ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप एक बार देखने से इसमें कई छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं, जो आपके 10th क्लास के सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।